हमने लास्ट लेक्चर में परमुटेशंस की बात की थी। तो हमारे पास जो परमुटेशंस होती हैं वो एक तरह की हमारे पास अरेंजमेंट होती है। अगर हमारे पास n म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन n ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उनके अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे हमारे पास मान लो अगर 4 पार्टिकल हैं ABCD, तो इन ABCD 4 पार्टिकल्स में हम 2 ले करके उनका अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास अगर 4 ऑब्जेक्ट है और हम एक टाइम में 2 ही ऑब्जेक्ट से अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इस तरह से टोटल हमारे पास जो 12 वेज में हम इसको कर सकते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम इज़ 12। और वो 12 किस तरह से हमारे पास होंगी, जैसे ABCD हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं तो हमने 2 का अरेंजमेंट बनाना है, AB AC AD BA BC BD CA CB CD DA DB DC। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने 4 में से 2 कोई भी पार्टिकल लेके उनका अरेंजमेंट बना दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर है वो ऑर्डर यहाँ पे मैच नहीं करता। जैसे हमारे पास AB है तो हम BA भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे AB है और यहाँ पे हमारे पास जो BA है, यहाँ पे AC है, यहाँ पे CA है। तो ऑर्डर हमारे पास चेंज करने से अलग अरेंजमेंट हमारे पास यहाँ पे बनता है। तो इसलिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 4p2, मतलब हम परमुटेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। और परमुटेशन हमारे पास होता है कि अगर हम n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट लेके उनका अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ABCD और उनमें से हम 2 को अरेंज करके उनका ग्रुप सा बना रहे हैं। तो इसलिए 4p2 हमारे पास 12 होगा। और इसको हम मैथमेटिकली भी देखते हैं। तो हमारे पास जो परमुटेशन का फार्मूला होता है वो होता है PNR, या हम इसको NPR भी लिखते हैं। ये परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 से लेकर के इस तरह से 3 to 1 तक हम लास्ट वैल्यू 1 तक हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से n माइनस r का फैक्टोरियल भी अगर हम लें तो हम एक एक माइनस करते जाएंगे, तो लास्ट में भी हम इसके 3 to 1 पे ही पहुंचेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्चुअली में प्रॉब्लम है, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCD और हमने उनमें से 2 का अरेंजमेंट बनाना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और वी आर टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम टू मेक अरेंजमेंट। तो ये हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग बनेगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो n है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो 12 यहाँ पे बनती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि 4 में से हमने 2 पार्टिकल लेने हैं और उनको अरेंज करना है, तो उनका जो ऑर्डर है वो भी हमने देखना है। तो अगर हम BA लेते हैं वो भी एक अरेंजमेंट है, और अगर हम AB लेते हैं तो वो भी इसमें एक अरेंजमेंट है। तो इसलिए टोटल हमारे पास जो 12 अरेंजमेंट्स इस केस में बनेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन और ग्रुप्स। तो एक हम पढ़ते हैं परमुटेशन और एक हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, या इनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं। तो होता है कि जो हमारे पास ग्रुप्स हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं कि हमारे पास टोटल मान लो n ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और उन r ऑब्जेक्ट्स के हम जो है कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स में से हम r भी ले सकते हैं या n ऑब्जेक्ट्स से हम r-1 भी ले सकते हैं। मतलब कि n ऑब्जेक्ट्स में से हम
कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने लेनी है। जैसे हमने 4 में से 2 ली थी पहले, ये 4 में से हम जो 3 ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इस तरह से हम जो ग्रुप्स बनाते हैं। लेकिन बोलता है कि कम्बिनेशन में जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस केस में हम जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उनके ऑर्डर को जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी है, लेकिन इनके उल्टे भी हमारे पास होते हैं, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी, डी ई। तो जो हमने यहाँ पे सेम जो हमारे पास ए बी टर्म है, यहाँ भी हमारे पास ए बी है, मतलब बी ए है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर करके चेंज करके हमने नई एक तरह से ग्रुप यहाँ पे बनाया, तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, तो वो जो डिफरेंट ग्रुप बनेंगे उनमें हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट नहीं होगी। क्योंकि पहले वाला जो केस था हमारे पास, परमुटेशन के केस में हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट हम लेते थे अरेंजमेंट बनाने के लिए, मतलब ए बी भी अरेंजमेंट का आ जाता था, तो बी ए भी अरेंजमेंट में आ जाता था। लेकिन कम्बिनेशन और ग्रुप जब हम बनाते हैं तो कम्बिनेशन बनाने के केस में हम ए बी और बी ए को एक ही ट्रीट करते हैं, उस तरह से सी डी और डी सी को भी एक ही ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जो एक तरह से रिपीट हमारे पास होगा उसको हम यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो 6 ही पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज इमटेरियल इन कम्बिनेशन, कि हमारे पास जो ऑर्डर है जब हम ऑब्जेक्ट्स का लेते हैं तो वो ऑर्डर यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते, मतलब इमटेरियल वो हमारे पास होता है, ए बी या बी ए, चाहे आप ए बी लो चाहे बी ए लो, उसको हम एक ही यहाँ पे कम्बिनेशन या अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं। तो दस ए बी एंड बी ए स्टैंड फॉर सेम कम्बिनेशन बट डिफरेंट परमुटेशन। Therefore, combination refers to the formation of groups of n mutually distinguishable objects by taking r objects at a time, such that order of their placement is not taken into account. तो n ऑब्जेक्ट्स में से हम r ऑब्जेक्ट्स लेके उनकी कम्बिनेशन यहाँ पे बनाते हैं, और लेकिन जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर को हम यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं देते, ए बी और बी ए हम उसको जो है एक ही ट्रीट करते हैं। तो n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट ले करके हम जो ग्रुप्स बनाते हैं उनको हम कम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन कम्बिनेशन के केस में हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट है दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड। वी ट्रीट ए बी एंड बी ए, सी डी एंड डी सी, ए सी एंड सी ए एज same arrangement or as a same combination, and combination formula can be written as 4C2, and we know that if we will find out this formula 4C2, then you know that it is equal NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. And so in the similar way we can find 4C2 and it will come 6. It is found that number of combinations of n objects take r at a time is given by, तो जो हमारे पास कम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। लेकिन जो हमारे पास परमुटेशन का फॉर्मूला था वो हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, जिसको हम NPR बोलते थे। तो हम क्या देख रहे हैं कि NCR में भी NPR है। कहाँ पे? ये जो पहली दो टर्म है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, NCR हमारे पास किसके बराबर होगा, NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, या NPR हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा NCR मल्टीप्लाई बाई r फैक्टोरियल। और हमारे पास जो NPN है, NPN हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n। मतलब कि जो NPR का फॉर्मूला है
NPR के फॉर्मूले में अगर हम R को भी n नहीं लेते हैं, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है NPR का, जो हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर NPR के फॉर्मूला में हम R को n नहीं लें तो ये NPN बनेगा, और NPN का हमारे पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे वैसे R होता है NPR, तो यहाँ भी n माइनस r फैक्टोरियल आता है, लेकिन हम R को भी n ट्रीट करते हैं तो तब ये फॉर्मूला इस तरह से हमारे पास बनेगा। लेकिन n माइनस n 0 होता है और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हमारे पास आएगा, मतलब NPN हमारे पास जो है n फैक्टोरियल यहाँ पे आता है, और 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो NPN को हम n फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर हम NCR जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम NCN लें, R मतलब n लें, तो ये हमारे पास बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। लेकिन n माइनस n 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे जो बचेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल हमारे पास बचेगा, जो कि 1 हमारे पास होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि NCN जो होता है वो 1 के बराबर हमारे पास होता है। तो NPN n फैक्टोरियल होता है और NCN हमारे पास 1 उसकी वैल्यू आती है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे NCR के लिए लिखा हुआ है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि NPR हमारे पास कितना आएगा, NCR मल्टीप्लाई बाई R फैक्टोरियल। ये हमारे पास आएगा NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाई R फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमने इसको NCR को R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो NPR हमारे पास यहाँ पे आ गया है। लेकिन इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिखें NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाई RPR, क्योंकि RPR भी R फैक्टोरियल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे NPN हमारे पास जो n फैक्टोरियल है, तो RPR हमारे पास कितना होगा, R फैक्टोरियल। इसी फॉर्मूले से ही हम RPR भी निकाल सकते हैं, तो R फैक्टोरियल हमारे पास होगा। तो इसको अगर हम जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है उसमें पुट करें, तो RPR हमारे पास जो R फैक्टोरियल होता है, तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूले में जो हम यूज़ कर रहे हैं R फैक्टोरियल, तो इस R फैक्टोरियल को हम यहाँ पे RPR लिख सकते हैं। तो तभी ये फॉर्मूला हमारे पास बना NPR इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाई RPR। तो ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स। तो बोलता है कि परमुटेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ऑर्डर वहाँ पे मैटर करता है, AB और BA। हमारे पास दो डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। However, when the same immaterial, the relation for combination should be used। तो बोलता है कि अगर हम उन दोनों को सेम ट्रीट करते हैं, तो उस केस में जो परमुटेशन है वो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन जाता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि हम n में से r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन जो r ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उनका जो ऑर्डर है उसको अगर हम आगे पीछे करेंगे तो उनसे भी हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो भी एक अलग अरेंजमेंट हमारे पास होगी। तो अगर हम n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उस केस में परमुटेशन हमारे पास जो NPR हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट उनकी बनाते हैं, तो NPR में हम n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो उस केस में हम जो है कई बार जो है NCR लिखते हैं, जिसको कि हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे RPR लिखें, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास R ऑब्जेक्ट हैं और हम उन सभी R ऑब्जेक्ट को लेकर के एक अरेंजमेंट यहाँ पे बनाते हैं। तो बोलता है इफ़ द ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन बोलता है कि अगर ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स का हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास RPR अरेंजमेंट है, दे
विल बी मीनिंगलेस बिकॉज दे आर ऑल अलाइक। क्योंकि आर पी आर का मतलब है कि हमने आर में से आर ही पार्टिकल लिए और उनको यहाँ पे अरेंज किया। लेकिन अगर हम ऑर्डर को यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते कि हमारे पास ए बी और बी ए स्टेट हमारे पास जो है ए की है, तो इस केस में हमारे पास जो ऑर्डर है वो यहाँ पे हम इमैटेरियल लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगा कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हम परमुटेशन की बात करते हैं तो परमुटेशन होती है हमारे पास NPR। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम NPR लेने के बजाय हम अगर RCR लें, मतलब कि हमने R में से R ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट के लिए ले ली, तो वो चीज़ हमारे लिए यहाँ पे मीनिंगलेस होती है, क्योंकि यहाँ पे जितनी चीज़ें थी उनको हमने ले लिया और उनका यहाँ पे अरेंजमेंट बनाया। तो उनका अरेंजमेंट बनेगा वो हमारे पास जैसे 4 का ही बनेगा। अगर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं तो वो हमारे पास ऑलरेडी हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप है। तो इस केस में हमारे पास इस चीज़ को हम मीनिंगलेस बोलेंगे जो हमारे पास RPR है। तो परमुटेशन RPR विल बी मीनिंगलेस। तो फिर हम मीनिंगफुल की बात करते हैं कि अगर ये मीनिंगलेस है तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट हमारे पास क्या होगी कि अगर हम n ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट लेते हैं और उनसे हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास NPR जो है NCR मल्टीप्लाई बाई RPR के लिए बराबर होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास होगी NPR। तो टोटल नंबर ऑफ द अरेंजमेंट NPR विल बी इक्वल टू NCR। लेकिन जो NCR है हमारे पास वो होती है मीनिंगफुल अरेंजमेंट, कि हम N में से R ऑब्जेक्ट लेके उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और यहाँ पे ऑर्डर की हम केयर नहीं करते हैं। तो 2 ऑर्डर अगर हम AB और BA करेंगे तो उसको हम एक ही स्टेट काउंट करते हैं मल्टीप्लाई बाय RPR। अभी मैंने बोला कि हमारे पास जो RPR होती है वो मीनिंगलेस अरेंजमेंट हमारे पास होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट RPR। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि NPR विल बी इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई बाई RPR। तो RPR जो हमारे पास होता है मीनिंगलेस होता है और मीनिंगफुल हमारे पास NCR होता है, और हमारे पास जो NPR होता है वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारे पास होते हैं। तो एक फार्मूला हम बोल सकते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिस्टम। तो होता है हमारे पास जो पार्टिकल का सिस्टम होता है, हम इनके ऊपर इन सिस्टम के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होती है, बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स हमारे पास सिंपल कंडीशंस होती है जो कि सिस्टम ओबे करता है, उनको हम कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट पे हमारे पास फ़र्क पड़ता है। बोलते हैं फॉर एग्जांपल हम n पार्टिकल जो है 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट या कंडीशन लगा देते हैं कि कोई भी कंपार्टमेंट खाली नहीं होना चाहिए। हमने n पार्टिकल डाल दिए 2 कंपार्टमेंट में, तो दोनों में से कोई भी खाली हमारे पास ना हो, ये हम वहाँ पे कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। बोलता है इनडिस्टिंग्विशेबल नेचर ऑफ द पार्टिकल आल्सो ए कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम। तो कई बार तो लेते हैं हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, जैसे ABCD हमने लिए थे, लेकिन कई बार हम बोल देते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि वो उनको हम पहचान नहीं कर सकते। ABCD वो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, तो उनको हम इनडिस्टिंग्विशेबल वहाँ पे उस केस में बोलते हैं। तो बोलता है कि हमने ये डिफाइन कर दिया कि पार्टिकल हमारे पास जो है इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब वो हमने कंस्ट्रेंट वहाँ पे लगा दी। और हमें पता है कि कंस्ट्रेंट लगाने से मतलब हम जब ये बोल देते हैं कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो उस केस में उनकी जो पहचान है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है।
तो हम क्या बोलते हैं कि जितनी उस सिस्टम में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं उतने ही उस सिस्टम में नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट हमारे पास होती है, क्योंकि पार्टिकल जो है आइडेंटिकल होते हैं। जैसे 3-1 वाला कॉम्बिनेशन है, तो 3-1 वाले वैसे तो हमारे पास ABCD होते हैं, तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। लेकिन अगर हम पार्टिकल को इंडिस्टिंग्विशेबल मान लेते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट में हमारे पास एक फिक्स जो माइक्रोस्टेट है वो हमारे पास यहाँ पे रहेगी। तो होता है कंस्ट्रेंट्स लगाने की वजह से जहाँ पे 3 माइक्रोस्टेट हमारी किसी मैक्रोस्टेट में आनी थी वो घट जाती है और हमारे पास जो 1 माइक्रोस्टेट है उसकी बन जाती है। तो कंस्ट्रेंट्स लगाने से मैक्रोस्टेट में हमारे पास कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं वो नंबर बदल जाता है या चेंज हमारे पास हो जाता है।